नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका पार्ट 2 है यह वीडियो। चुनाव और प्रतिनिधित्व का पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लें, जिसमें हम जानेंगे परिसीमन आयोग क्या है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली ही क्यों अपनाई गई भारत में। तो आइए और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत में क्यों स्वीकार की है, तो इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत सरल है। भारत के आम लोग अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ही सरल है। इस वजह से ही सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत में अपनाई गई, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो किसान थे, किसानी करते थे, खेती बाड़ी के लोग थे, छोटे मोटे रोजगार करते थे। बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं, कितना लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि क्रिकेट मैच में जो ज़्यादा नंबर लाया वो जीत गया, एकदम आसानी से समझ जाते हैं, हर लोग आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन ये वही बात इसी में भी है कि ये सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में लोग आसानी से समझ जाते हैं कि कौन जीता। वही समानुपातिक प्रतिनिधि में होता था क्या, उसमें जोड़ घटाव करना पड़ता है और लोगों को बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग समझ कम पाते हैं या कितना लोग समझ भी नहीं पाते। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में आपको पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है, जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली सिर्फ यही नहीं है, इसमें दलों में ही नहीं उम्मीदवारों में भी चयन करने का स्पष्ट विकल्प। यानी समानुपातिक प्रतिनिधि में आप किसी एक पार्टी को चुनते थे, है ना, और उस पार्टी को में 10 गो लोगों का लिस्ट रहता था। वो जो भी पार्टी जीती वो उसी लिस्ट में से किसी को बना देता था, जो भी बनाना हो। लेकिन इसमें था क्या, इसमें आपके लेवल पर लोग खड़ा होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी मान कर कह सकते हैं। इसमें आप उम्मीदवार को भी देखते हैं कि कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, किस पार्टी से। अगर आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होगा कि उस पार्टी से कौन उम्मीदवार खड़ा है। आप उसे बाद में उत्तरदायी भी ठहरा सकते हैं कि आपको हमने वोट दिया, आपने ऐसा काम नहीं किया। सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। ये तो आसान है, बहुत ही सरल है, इसी वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है। यह प्रणाली केंद्र और राज्यों में बड़े दलों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद करती है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इससे दो दल का व्यवस्था उभरते हैं, यानी एक दिन कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। ऐसे ही करके बहुत सारे दो दल की व्यवस्था उभरती है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। हमारा यह जाति आधारित भेदभाव होता रहा है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में यह होगा कि दबंग और सामाजिक समूह जातियां हर जगह जीत जाएगी। इससे छोटे छोटे समूहों का अहित हो जाता है और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। दोस्तों, एक बात यह है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएगी। वो है इसलिए क्योंकि वो पहले से उनका रुतबा है, पैसा है, हर चीज़ है। अब गरीब जातियां लोग, जैसे हलवाई हो गया, रात दिन मिठाई बनाते रहेगा, वो तो कभी कुछ चुनाव लड़ने थोड़ी ना जाएगा। तो उन लोगों को ना ऊपर चढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग पैसे के बल पर और भी बहुत चीज़ के बल पर ऊपर ही रहेंगे। अब वैसे बिहार में यादवों का राज रहा, यूपी में भी यादवों का राज उतना दिन से रहा, तो इस वजह से ये आरक्षण की व्यवस्था की गई कि किसी एक जाति को नहीं बल्कि सभी जातियों का समूह बने बढ़िया से। यानी आरक्षण दिया गया सभी छोटे छोटे जातियों को, ताकि उनके प्रतिनिधि भी यहाँ
संसद में जा सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता वोट तो डालेंगे, वोट जरूर डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। जैसे 543 सीट है तो उसमें 43 सीट इन लोगों के लिए आरक्षित है, छोटे छोटे समूहों के लिए, तो या छोटे छोटे समूहों के लिए ही मान के चलते हैं, तो इस पर सिर्फ उन्हें ही हक मिलेगा, उन्हें ही ये सीट दिया जाएगा और उसके अलावा किन्हीं को नहीं। पूरे देश में अनेक सामाजिक समूह फैले हुए हैं, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जो कि जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। संविधान अनुसूचित जाति के कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। परिसीमन आयोग क्या है? यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे यह परिसीमन आयोग तय करता है, इसे ही परिसीमन आयोग कहते हैं। दोस्तों, परिसीमन आयोग का मूल काम है निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा खींचना। वो निर्वाचित क्षेत्रों में सीमा खींचने का काम करता है और वह यह भी तय करता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे। यह सब परिसीमन आयोग का काम है, वही करता है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वयस्क। वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर है वो वयस्क है, उनको ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिक, जो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, चुनाव में वोट देने का उनको अधिकार है और इसी अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। यानी आप कोई भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, आप एरोप्लेन चलाते हो, आप रसगुल्ला बनाते हो, आप जलेबी बनाते हो, आप फेरी करते हो, कोई भी हो, आप दिव्यांग हो या कोई भी, आप बूढ़े हो, जवान हो, लेकिन आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आप 18 साल से अगर ऊपर हैं, चाहे इनमें से कुछ भी हो, तो आपको वोट देने का अधिकार है। यहाँ भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं। 1979 तक 21 वर्ष से ऊपर भारतीयों को वयस्क भारतीय माना जाता था। यानी 1989 में 21 वर्ष से ऊपर को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1989 में ही संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब हम लोग क्या है, 18 साल पर होने पर वोट देते हैं। सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का या जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की आयु भिन्न भिन्न है। यानी जैसे कि ऊपर बताया, इसमें अमीर, गरीब, दिव्यांग कोई भी हो, आप कोई भी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, आपको चुनाव लड़ने का लड़ सकते हैं। आपको अधिकार है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, प्रतिनिधि हो सकते हैं, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की आयु भिन्न भिन्न है। जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं या विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे ज़्यादा है तो आप लड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो, यानी आप 2 या 2 से अधिक मतलब 2 वर्ष के लिए अगर आप किसी भी मामले में जेल गए हैं तो आपको चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है, आप नहीं लड़ सकते।
हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, पुरुष, महिला सभी के लिए, जैसा कि ऊपर बताया। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार एक आयोग को देता है, जिसे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कहा जाता है। यह निर्वाचन आयोग चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करता है। सिंपल भाषा में बोले तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र है, जिसका काम चुनाव कराना है। वो चुनाव से रिलेटेड हर विषय को स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ही देखता है, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव के संचालन का अधीक्षण करता है, निर्देश देता है कि कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, कितने सीटों पर होंगे, और नियंत्रण करता है। यह निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित हर अंतिम निर्णय, चुनाव से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर इसका अंतिम निर्णय होता है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार चुनाव कराती है, चुनाव मूलतः ये करवाती है, सरकार के द्वारा काम करवाती है कि कहाँ कैसे कैसे सेटिंग होगा, कहाँ कहाँ चुनाव कैसे होंगे, किस तारीख को होंगे, सब यह स्वतंत्र निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है, यानी इसमें एक सदस्य भी हो सकता है, कोई एक ही आदमी मतलब सदस्य हो सकता है, या दो भी हो सकता है, या बहुत तीन भी हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनावी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान होती है। उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यानी उनको 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाए या 65 वर्ष की उनकी आयु जब तक रहती है तब तक नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आइए जानते हैं डिटेल से भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या काम है। तो वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। वह पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो, यानी जो जीवित ही ना हो। यानी जैसे कोई इंसान डेथ कर गए तो उनका नाम तो रहेगा ही, तो वो ना रहे उस नाम में वोटर लिस्ट में, यह निर्वाचन आयोग तय करता है और नया लिस्ट भी निर्वाचन आयोग बनाता है। वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। वह यह तय करता है कि किस तारीख को चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है। चुनाव की अधिघोषणा, वही घोषणा करता है कि किस तारीख को होंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू कब होगी, वो भी किस तारीख की होगी। मतदाता की तिथि, मतदान की तिथि, चुनाव परिणामों की घोषणा, कि चुनाव के परिणामों की घोषणा कब किया जाएगा, चुनाव की वोटों की गिनती कब होगी, सब कौन करता है? निर्वाचन आयोग का काम है ये सब। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित भी कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है तथा निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। जहाँ दोस्तों, जहाँ कहूँ जैसे कहूँ दंगा हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हुई और ये पाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है तथा निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ चुनाव को स्थगित भी कर सकता है कुछ पल के लिए। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवार के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। अगर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गलतियां पाई जाती है तो वह दोबारा
उस क्षेत्र में चुनाव कराने की आज्ञा भी दे सकता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कौन? चुनाव आयोग। और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है कि कौन सा चुनाव चिन्ह किस पार्टी को दी जाएगी, यह चुनाव आयोग तय करता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया, वह प्रशासनिक मशीनरी, यहाँ चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार नहीं करवा, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर चुनाव आयोग का नियंत्रण हो जाता है। उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहता। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधित कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है। अगर कोई किसी भी तरह के गलत कार्य में पकड़े गए तो उसे तबादला कर सकता है या उसे हटा भी सकता है। उनके तबादले को रोक सकता है। जो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई नेता लोग कुछ उनको तबादला करना चाहता है तो उसे रोक भी सकता है। अगर अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में असफल रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई आयोग द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।